हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हेल्दी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 4th चैप्टर जिसका नाम है द होम कमिंग अर्थात घर आना, तो इसका अध्ययन कर रहे थे। 2 पार्ट इस लेसन का कंप्लीट हो चुका है जो कि चैनल पे अपलोड हो चुका है। दोनों ही पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके इसे वॉच कर लें ताकि पार्ट 3 जो है वो इस लेसन का अच्छे से आपकी समझ में आए। और जो भी व्यूवर्स चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आइए सीधे पैराग्राफ पे आते हैं। आज का जो पार्ट है हमारा, यानी प्रोज चैप्टर का 4th पार्ट जो होम कमिंग है, उसका तीसरा पार्ट हम लोग आज पढ़ रहे हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है, ये 3-4 पार्ट में होगा, तो आज 3rd पार्ट है। तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि द नेक्स्ट फ्यू डेज़। यहाँ पे जो नेक्स्ट के बाद है ये FEW है, फ्यू। तो द नेक्स्ट फ्यू डेज़ वी आर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स आनंद से, और फ्यू का मतलब कुछ होता है। तो द नेक्स्ट फ्यू डेज़ वी आर फुल ऑफ रिजॉइसिंग का मतलब ये हुआ कि अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द 2 बॉयज़। तो यहाँ पे जो ब्रदर की बात हो रही है वो जो पथिक है उसके मामा की बात है, यानी उसकी माँ का जो भाई आया हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रदर का यूज़ हुआ है। तो द ब्रदर आस्क्ड अर्थात भाई ने अपनी बहन से पूछा। आफ्टर द एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा के बारे में। ऑफ द 2 बॉयज़ का मतलब उन दोनों लड़कों की, यानी उन दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में उसके भाई ने पूछा। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर। यहाँ पे देखिए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किया गया है, बाय हिज सिस्टर। तो ही वॉज टोल्ड का मतलब उससे बताया गया, बाय हिज सिस्टर अपनी बहन के द्वारा, दैट पथिक वाज ए परपेचुअल नासियंस। यहाँ पे देख रहे हैं आप परपेचुअल नासियंस, मीनिंग आप देखते रहें। परपेचुअल नासियंस का मतलब होता है कि हमेशा यानी मुश्किल या मुसीबत को खड़ा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए परपेचुअल नासियंस का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी कुछ ना कुछ नया काम करता रहे और जिससे कोई मुसीबत हो, तो उस चीज़ के लिए यहाँ आता है परपेचुअल नासियंस। तो यहाँ पे जो सेंस होगा कि ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट पथिक वाज ए परपेचुअल नासियंस, अर्थात उसे अपनी बहन के द्वारा बताया गया कि पथिक हमेशा एक मुसीबत खड़ा करने वाला था। ही वॉज लेजी, डिसओबीडियंट एंड विल्ड बाई, बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड। तो ही वॉज लेजी, लेजी का मतलब होता है सुस्त होना, डिसओबीडियंट का मतलब जो आज्ञा को न माने, एंड विल्ड, विल्ड का मतलब यहाँ पे यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे जंगली टाइप। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा था जितना कि सोना। तो यहाँ पे इस लाइन का जो हिंदी होगा वो ये होगा कि वो आलसी आज्ञाकारी, यानी आज्ञा को ना मानने वाला, और असभ्य था। विल्ड का मतलब यहाँ पे असभ्य से होता है। तो वो आलसी, आज्ञाकारी और असभ्य था, लेकिन माखन सोने की तरह अच्छा था। एज क्वाइट एज ए लैम एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो एज क्वाइट का मतलब यहाँ पे हुआ कि मेमने की तरह, एज क्वाइट एज लैम एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ऑफ रीडिंग का मतलब पढ़ाई का। तो मेमने की तरह, यहाँ पे लैम का मतलब हुआ मेमना, मेमने की तरह शांत और पढ़ने का शौकीन था। क्वाइट का मतलब शौकीन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बिशाम्बर काइंडली ऑफर टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता। तो मीनिंग पहले देख लें आप कि काइंडली का मतलब होता है दयापूर्वक, ऑफर्ड का मतलब पेशकश किया, टू टेक मतलब ले लेने के लिए, पथिक ऑफ यानी टू टेक पथिक ऑफ का मतलब पथिक को उसके हाथों से ले लेने के लिए, हिज सिस्टर्स हैंड्स का मतलब अपने बहन के हाथों से, एंड एजुकेट हिम और उसे पढ़ाने के लिए, विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, कलकत्ता में अपने स्वयं के बच्चों के साथ। तो इस लाइन में जो है वो राइटर ये बोलना चाह रहा है कि विशाम्बर ने उदारतापूर्वक यानी विनम्रता से अपनी बहन के हाथों से पथिक को ले लेने की पेशकश की। ऑफर, यहाँ पे ऑफर्ड का मतलब पेशकश, और उससे कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ शिक्षा देने के लिए, यानी जो वो पथिक को लेना चाह रहा था तो इसलिए कि कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ उसे शिक्षित कर सके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द विडोड मदर, विडोड का मतलब होता है विधवा, मदर का मतलब माँ, रेडली एग्रीड, ठीक है। तो रेडली का मतलब यहाँ पे हुआ आसानी से, ठीक है। द विडोड मदर रेडली एग्रीड यानी वो विधवा माँ आसानी से सहमत हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड पथिक इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम।
अर्थात जब उसके मामा ने पथिक से पूछा, व्हेन हिज अंकल आस्क्ड पथिक, यानी जब उसके मामा ने पथिक से पूछा, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, कि क्या वो उनके साथ अर्थात तो अपने मामा के साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा। लाइक का मतलब होगा यहाँ पे पसंद करना। तो व्हेन हिज अंकल आस्क्ड पथिक इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, अर्थात जब उसके मामा ने पथिक से पूछा कि क्या वो उनके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड ही सेड, ओ यस अंकल। हिज जॉय का मतलब उसका आनंद या उत्तेजना, न्यू का मतलब जानती थी, नो बाउंड्स का मतलब कोई सीमा नहीं, अर्थात उसके उत्तेजना की कोई सीमा नहीं थी। एंड ही सेड, और उसने कहा, ओ यस अंकल, हाँ बिल्कुल मामा जी। इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। तो यहाँ पे मीनिंग देख लें, इन ए वे मतलब इस तरीके से, दैट मेड इट जिसने इसे बनाया, क्वाइट क्लियर बिल्कुल स्पष्ट, दैट ही मीन्ट इट का मतलब कि और वो भी इसका मतलब समझता था। ही का मतलब यहाँ पे पथिक से हुआ और मीन्ट का मतलब होता है मतलब को समझना, इट का मतलब इसका। तो इसको हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड ही सेड, ओ यस अंकल, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर की सीमा नहीं थी, अर्थात आनंद की जो सीमा थी वो नहीं थी, इतना ज़्यादा वो खुश हुआ। यानी हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड ही सेड, ओ यस अंकल, अर्थात उसके आनंद की सीमा नहीं थी, अर्थात खुशी का ठिकाना नहीं था, और वो बोला, हाँ मामा जी। इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, अर्थात इस तरीके से, इन ए वे का मतलब यहाँ पे हुआ इस तरीके से, काफ़ी स्पष्ट हो गया, यानी क्वाइट क्लियर का मतलब काफ़ी स्पष्ट हो गया कि उसका भी यही मतलब था, अर्थात ही मीन्ट इट का मतलब जो पथिक था लड़का वो भी यही चाहता था कि वो कलकत्ता मामा के साथ जाए। तो उसी बात को यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि इस तरीके से काफ़ी स्पष्ट हो गया कि उसका भी यही मतलब था, अर्थात पथिक भी कलकत्ता जाना चाहता था। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा में, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ पथिक। तो इमेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स अत्यधिक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इट वॉज एन इमेंस, इमेंस का मतलब हुआ अत्यधिक, रिलीफ का मतलब जो होता है वो आराम से होता है, सुकून से, टू द मदर यानी उसकी माँ को, टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ऑफ पथिक का मतलब पथिक से। तो यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि उस माँ के लिए अर्थात उसकी माँ के लिए अत्यधिक राहत की बात थी कि पथिक से छुटकारा मिल जाएगा, यानी गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो उस माँ के लिए ये अत्यधिक राहत की बात थी कि पथिक से छुटकारा मिल जाएगा। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ पथिक, ये इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि उस माँ के लिए ये अत्यधिक राहत थी पथिक से छुटकारा पाने की। शी हैड, आगे देखते हैं, शी हैड ए प्रीजुडाइस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो प्रीजुडाइस देख लेते हैं पहले इसकी मीनिंग। शी हैड ए प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस का मतलब होता है फ्रेंड्स पक्षपाती करना, यानी किसी के प्रति बोलना और किसी दूसरे के प्रति न बोलना, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे प्रीजुडाइस, ठीक है। तो शी हैड प्रीजुडाइस्ड अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। लास्ट का मतलब होता है खो देना या समाप्त होना। तो यहाँ पे जो सेंस होगा वो ये होगा कि शी हैड ए प्रीजुडाइस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, अर्थात नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स का मतलब ये हुआ कि दोनों भाइयों के बीच में प्रेम नहीं था। तो दोनों लाइन को मिला के बोलेंगे कि वो उस लड़के अर्थात पथिक के प्रति पक्षपाती थी। शी हैड ए प्रीजुडाइस अगेंस्ट द बॉय, यहाँ पे जो बॉय आया है फ्रेंड्स वो पथिक के लिए आया, तो वो शी जो है उसकी माँ के लिए है, वो उस लड़के अर्थात पथिक के प्रति पक्षपाती थी। एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, अर्थात दोनों भाइयों के बीच में प्रेम नहीं था। लास्ट का मतलब होता है कि ना होना या समाप्त होना। आगे देखते हैं, शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड ईदर डाउन माखन सम डे इन द रिवर। यहाँ पे ड्रोन है, DROWN, आप देख रहे होंगे। शी वॉज डेली फियर दैट ही वुड ईदर ड्रोन का मतलब होता है डुबो देना, ड्रोन का मतलब होगा डुबो देना। तो शी वॉज इन डेली फियर यानी प्रतिदिन
उसको भय रहता था दैट ही वुड ईदर ड्रोन माखन समडे इन द रिवर, अर्थात वो प्रतिदिन इस भय में रहती थी कि कभी भी वो यानी पथिक माखन को नदी में डुबो देगा। और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या कोई लड़ाई में उसके सर को तोड़ देगा या फोड़ देगा। और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, तो दोनों लाइन को मिला के इस प्रकार से बोलेंगे, अथवा एक लड़ाई में उसका सर फोड़ देगा अथवा उसे किसी खतरे में डाल देगा, अथवा और कुछ। यहाँ पे आर अदर का मतलब और कुछ। आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम शी वॉज सम वाट डिस्ट्रेस्ड टू सी पथिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। तो यहाँ पे जो मीनिंग होगी डिस्ट्रेस्ड की, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान, मीनिंग इसकी आप देख लें। एट द सेम टाइम का मतलब ठीक उसी क्षण या उसी समय। शी वॉज सम वाट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान होना। टू सी पथिक्स, पथिक को देखने के लिए। एक्सट्रीम ईगरनेस, तो एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, ईगरनेस का मतलब इच्छा। टू गेट अवे, तो यहाँ पे मीनिंग इसकी इस प्रकार से होगी कि उस समय वो पथिक के दूर चले जाने की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर कुछ कुछ परेशान थी। फिर से इसको देखते हैं। एट द सेम टाइम शी वॉज समवाट डिस्ट्रेस, तो समवाट का मतलब कुछ कुछ या थोड़ा थोड़ा, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान, तो उस समय वो थोड़ा परेशान थी। टू सी पथिक्स, ये पथिक को देखकर। एक्सट्रीम ईगरनेस, जो कि बहुत ज़्यादा उत्साहित था। टू गेट अवे यानी दूर जाने को, अर्थात उस समय वो पथिक के दूर चले जाने की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर कुछ परेशान थी। पथिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, अर्थात जैसे ही सब कुछ व्यवस्थित हो गया, यानी पथिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड का मतलब जैसे ही पथिक धीरे धीरे व्यवस्थित हो गया वहाँ पे। केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, अर्थात कलकत्ता जाने के लिए जैसे ही सारा सामान पथिक का व्यवस्थित हुआ तो वहाँ पे वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, यानी ये जिसको बोलते हैं कि उत्साहित हो जाना। तो पथिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, यानी प्रत्येक क्षण। केप्ट आस्किंग का मतलब पूछता रहा। व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, कब वे सब, यानी वो और उसका मामा चलने के लिए रवाना होंगे। तो जैसे ही सब कुछ व्यवस्थित हो गया, पथिक अपने मामा से हर क्षण पूछने लगा कि उन्हें कब जाना था। यहाँ पे व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट का मतलब उन्हें कब जाना था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडलेस ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट। तो मीनिंग देख लें पहले। पिंस नीडलेस का मतलब होता है चुभन। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडलेस, पिंस एंड नीडलेस का मतलब चुभना कोई चीज़। ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, विद एक्साइटमेंट उत्तेजना के साथ, एंड ले अवेक, तो ले अवेक का मतलब होता है कि उठते रहना और जागते रहना। तो ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडलेस ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, अर्थात उत्तेजना से उस पूरे दिन चुभन होती थी और रात में अधिकतर जागते हुए ही पड़ा रहता था। यहाँ पे एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट का मतलब ज़्यादा, रात में अधिकतर। मोस्ट ऑफ द नाइट माने रात में अधिकतर, ले माने पड़ा रहता था, अवेक मतलब जागते हुए। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि उत्तेजना से उसे पूरे दिन चुभन होती थी। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडलेस ऑल डे का मतलब उत्तेजना से उसे पूरे दिन चुभन होती थी। लॉन्ग विद एक्साइटमेंट और उत्तेजना से, एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट और रात में अधिकतर जागते हुए ही पड़ा रहता था। आगे देखते हैं। ही बिक्वेटेड टू माखन, तो बिक्वेटेड का मतलब होता है वसीयत करना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ही बिक्वेटेड टू माखन, अर्थात उसने माखन से, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ही बिक्वेटेड टू माखन यानी उसने माखन से वसीयत किया। इन परपेचुएटी, आगे देखिए, PERPETUITY, परपेचुएटी। तो परपेचुएटी का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी सदैव के लिए। तो ही बिक्वेटेड टू माखन इन परपेचुएटी हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स, अर्थात वो हमेशा के लिए माखन को अपनी बंसी, अपनी बड़ी पतंग और मार्बल के कंचों को वसीयत के रूप में दिया। ही बिक्वेटेड टू माखन इन परपेचुएटी हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स, अर्थात वो हमेशा के लिए माखन को अपनी बंसी,
अपनी बड़ी पतंग और मार्बल के कंचों को वसीयत के रूप में दे दिया। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरोसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड। तो इंडीड का मतलब वास्तव में, डिपार्चर का मतलब होता है निकलते समय या निकलना, कहीं पर जाने के लिए डिपार्चर यूज़ करते हैं। हिज जेनरोसिटी, तो जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। टुवर्ड्स माखन का मतलब माखन के प्रति। वाज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं थी, असीमित थी। अर्थात वास्तव में इस विदाई के समय पर माखन के प्रति उसकी उदारता अर्थात पथिक की असीमित थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता पथिक मेड द अक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अक्वाइंटेंस का मतलब होता है जान पहचान और रीच्ड का मतलब पहुंचना। तो जब वे कलकत्ता पहुंचे तो पथिक ने अपनी मामी से, आंट का मतलब मामी से, पहली बार जान पहचान बनाई। फिर से देखते हैं। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता पथिक मेड द अक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अर्थात जब वे कलकत्ता पहुंचे पथिक ने अपनी मामी से पहली बार जान पहचान बनाई। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड with this unnecessary addition to her family। तो she was by no means pleased with this unnecessary का मतलब हुआ अनावश्यक, addition का मतलब जुड़ाव, to her family का मतलब अपने परिवार के लिए। तो यहाँ पे जो इसकी मीनिंग होगी वो ये होगी कि वो किसी भी तरह से, she was by no means का मतलब वो किसी भी मतलब से, किसी भी तरह से अपने परिवार में एक और जुड़ाव या एक व्यक्ति का और जो बढ़ोतरी हो रही उससे प्रसन्न नहीं थी। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली का मतलब वो किसी भी तरह से अपने परिवार में एक और व्यक्ति की बढ़ोतरी से अप्रसन्न थी, यानी प्रसन्न नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स का मतलब किसी और के अलावा। शी फाउंड का मतलब वो पाती थी, हर ओन 3 बॉयज़ अपने स्वयं के 3 बच्चों को, क्वाइट इनफ अधिक, टू मैनेज अर्थात उन्हें देखने के लिए, विदाउट टेकिंग बिना लिए हुए, एनी वन एल्स किसी अन्य व्यक्ति को। अर्थात वो अपने स्वयं के 3 लड़कों को काफ़ी मुश्किल से, यानी क्वाइट इनफ का मतलब काफ़ी मुश्किल से, मैनेज का मतलब संभाल पाती थी, बिना दूसरे के लिए। विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स का मतलब बिना किसी अन्य व्यक्ति की बढ़ोतरी के वो अपने 3 ही बच्चों को बहुत मुश्किल से संभालती थी। आगे देखते हैं। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 इन टू देयर मिड्स्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। तो ब्रिंग का मतलब, एंड टू ब्रिंग का मतलब और लाना, ए विलेज लैड ऑफ 14 एक 14 साल के, 14 का मतलब यहाँ पे 14 साल हुआ, 14 साल के गांव के लड़के को लाना, इनटू देयर मिड्स का मतलब बीच में यानी मध्य, परिवार के मध्य। वाज टेरिबली का मतलब होता है फ्रेंड्स कि भयानक रूप से, अपसेटिंग का मतलब कि परेशान करने वाला। तो यहाँ पे जो इसका सेंस होगा जो राइटर बताना चाह रहा है वो ये कि एक 14 साल के गांव के लड़के को उनके बीच लाना बहुत अधिक परेशान करने वाला था। बिशाम्बर जो यहाँ पे आया वो पथिक के मामा के लिए है। बिशाम्बर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन। तो इनडिस्क्रिशन का मतलब होता है मूर्खता या बेवकूफ़ी। तो बिशाम्बर शुड रियली हैव थॉट अर्थात बिशाम्बर को वास्तव में ऐसी मूर्खता करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। मतलब ये उसकी पत्नी कमेंट कर रही है कि बिशाम्बर शुड रियली हैव थॉट, यानी बिशाम्बर को वास्तव में सोचना चाहिए था, ट्वाइस यानी 2 बार, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन, इस प्रकार की मूर्खता करने के लिए। अर्थात बिशाम्बर को वास्तव में ऐसी मूर्खता करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। फिर से देखते हैं इसको। बिशाम्बर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन अर्थात बिशाम्बर को वास्तव में ऐसी मूर्खता करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, तो ह्यूमन अफेयर्स का मतलब होता है सांसारिक जो विषय होते हैं या मानवीय प्रेम प्रसंग जिसको आप कह सकते हैं। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स नॉसियंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। तो वर्स का मतलब होता है, नासियंस का मतलब यहाँ पे मुसीबत है, वर्स का मतलब अत्यधिक खराब जिसको बोलते हैं। तो इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, ऑफ ह्यूमन अफेयर्स जो सांसारिक या मानवीय प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं,
देयर इज़ नो वर्स नासियंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। अर्थात मानव प्रेम प्रसंग के इस संसार में 14 वर्ष के लड़के की अपेक्षा कोई और ख़राब मुसीबत या बाधा नहीं होती है। यहाँ पे जो है वर्स नासियंस का मतलब सबसे ख़राब जो मुसीबत होती है वो एक जो 14 साल का लड़का है, देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14 का मतलब एक 14 साल के लड़के की अपेक्षा इससे अधिक कोई भी मामला और ख़राब नहीं हो सकता। मतलब उसकी पत्नी की ऐसी मानसिकता है। फिर से भी देखते हैं, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स नासियंस। इस संसार में प्रेम प्रसंग के मामलों में कोई दूसरा इतना ख़राब मामला या मुसीबत नहीं जितना कि देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, जितना कि ये लड़का जो कि 14 साल का है। अर्थात मानव प्रेम प्रसंग के इस संसार में 14 वर्ष के लड़के की अपेक्षा कोई और ख़राब मुसीबत या बाधा नहीं होती। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूज़फुल। तो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है कि जो मतलब जिसको ओरिजिनल आप नहीं कर सकते हैं, यानी बनावटी जिसको बोलते हैं, वो ना तो सजावटी था, यहाँ पे बनावट आप कह लें या सजावट कह लें। ऑर्नामेंट का मतलब होता है सजाना खाली। तो ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल, अर्थात वो ना तो सजावटी होता ना यूज़फुल और ना ही उपयोगी होता। ऑर्नामेंटल का मतलब यहाँ पे जो होगा वो सजावट से होगा, सजावटी से, और यूज़फुल का मतलब उपयोगी। तो ना तो वो सजावटी होता है और ना ही उपयोगी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय। शावर का मतलब बौछार करना, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव या स्नेह। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय। ये असंभव होता है कि उस पर स्नेह की बौछार करना एक छोटे लड़के की तरह। एज ऑन ए लिटिल बॉय का मतलब एक छोटे लड़के की तरह उस पर जो स्नेह है उसकी बारिश करना या बरसात करना बहुत इम्पॉसिबल है। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी 3 बच्चे हैं तो चौथा जो अननोन है, दूसरी जगह से आ रहा है, तो उसको आदमी इतना स्नेह नहीं दे पाता है। तो उसी बात को यहाँ बोल रहा है राइटर कि ये असंभव होता है कि स्नेह की बौछार करना एक छोटे लड़के की तरह। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो सदैव रास्ते में। ऑलवेज गेटिंग इन द वे का मतलब वो सदैव रास्ते में आता रहता है, अर्थात वो सभी काम में यानी टांग अड़ाता रहता है। यहाँ पे जो सेंस है कहने का वो ये होगा कि एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, कि वो सदैव रास्ते में आता रहता है, अर्थात वो सभी काम में टांग अड़ाता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिप्स ही इज़ कॉल्ड ए बेबी। यदि वो बात करता है एक तुतलाते हुए बच्चे की तरह तो उसे बालक कहा जाता है। यहाँ पे चाइल्डिश का मतलब बच्चे की तरह, लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। तो इफ़ ही टॉक्स, यदि वो बात करता है विद ए चाइल्डिश लिप्स, एक तुतलाने वाले बच्चे की तरह, ही इज़ कॉल्ड ए बेबी, तो उसको एक बच्चा कहा जाता है। एंड इफ़ ही इज़ आंसर इन ए ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। ग्रोन अप वे का मतलब होता है वयस्क आदमी। तो एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बदतमीज़। तो यदि वो एक वयस्क की तरह उत्तर देता है तो उसे बदतमीज़ कहा जाता है। फिर से देख लें, एंड इफ़ ही आंसर्स, यदि ये उत्तर देता है इन ए ग्रोन अप वे, एक वयस्क आदमी की तरह, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे बदतमीज़ कहा जाता है। इनफैक्ट